आज मेरे साथ में एक ऐसे निर्माता हैं, उनका नाम है जितेंद्र जी। इनका नाम जिस तरह से खास है, हम उन्हीं से जानेंगे। दूसरी, पहली बार वो निर्माता बने हैं और उनका जो टॉपिक है, जो फ़िल्म लेके आ रहे हैं, वो भी थोड़ी नायाब सी है। तो मैं कुछ बताने से पहले जितेंद्र जी से ही जानना चाहेंगे कि आपकी जो फ़िल्म है, हमने सुना है कि बहुत ही मतलब तहलका मचा रही है रिलीज़ के पहले। तो फ़िल्म के बारे में थोड़ा-सा बताइए, नाम क्या है और बाकी डिटेल? देखिए, फिल्म तहलका मचा रही है। जब कोई असलियत आप दिखाते हो तो उसमें आवाज़ बहुत होती है। तो फिल्म क्योंकि हमने जो ट्रू स्टोरी है उस पर दिखाई है, उसको एक्सपोज किया है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम उन देश के गद्दारों के ऊपर भी फिल्म बना रहे हैं, उन देश के घुसपैठियों के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, तो वो सारी फिल्म ऐसी है कि जिसमें रोहिंग्यास की एक्टिविटीज़ है, लव जिहाद की एक्टिविटीज़ हैं, एक लड़की की दुख भरी कहानी है, वो किस तरह से पश्चिम बंगाल में लड़कियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, किस तरह से वो पीड़ित हैं, और किस तरह से जो घुसपैठिए हैं हिंदुस्तान के अंदर आ गए हैं और वो कैसे देश के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं, उनको किस तरह से पश्चिम बंगाल में सहूलियतें मिल रही हैं, वहाँ की हुकूमत जो ममता बनर्जी की है वो कैसे उनको लीगल कर रही है। उनका वोट बैंक का तो एक इशू हो सकता है, लेकिन देश के लिए तो खतरा है। तो जब हम इस टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जिनके ऊपर से पर्दा हट रहा है, जो नहीं चाहते कि उनको एक्सपोजर मिले, जो पर्दे के पीछे रहकर हिंदुस्तान के लिए गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि बस किसी तरह से इसको प्रोपेगेंडा फिल्म कहकर, पॉलिटिकल फिल्म कहकर कहीं ना कहीं से इसकी आवाज़ को कमज़ोर कर दिया जाए, ताकि लोग इसको एक प्रोपेगेंडा फिल्म समझें, जबकि हमारी फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। और ये मेरी दूसरी फिल्म है और इस पर हम लोगों ने रिसर्च की। जब पश्चिम बंगाल गए, हमारी फिल्म की स्टोरी शुरू होती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में एक अनिल चंद का परिवार था, और ये अगर आप सर्च करें तो गूगल पे आपको सब मिलेगा इसमें। उस पर सितारगंज बांग्लादेश में एक कस्बा है, तो उस कस्बे में कुछ मुस्लिम जिहादियों ने हमला किया और अनिल चंद के परिवार की हत्या की। उनकी एक 14 साल की लड़की पूर्णिमा थी, उसके साथ फिर गैंग रेप हुआ। माँ उस वक्त तक जिंदा थी, तो उसने चिल्ला के कहा कि जो वहाँ दरिंदे थे वो सबको जानती थी, तो क्योंकि वहीं के लोग थे, तो उसने कहा अब्दुल अली एक एक करके करो वरना मर जाएगी मेरी बच्ची। ये स्टोरी बड़ी दर्दनाक स्टोरी है, हमारी फिल्म वहीं से शुरू होती है। फिर इसको तस्लीमा नसीम जी ने भी इस स्टोरी को कवर किया, अपनी लज्जा किताब में लिखा। तो उसके बाद वहाँ पर कट्टरपंथियों ने उनको रहने नहीं दिया, वो भागी वहाँ से, देश छोड़ के भाग गई, हिंदुस्तान में शरण लिया गया। तो हमने उस स्टोरी से हमारी कहानी शुरू होती है। उसके बाद उसी परिवार की एक लड़की जो उस घटना की चश्मदीद गवाह है, वो बच जाती है। बचने के बाद वो हिंदुस्तान आती है इस मकसद से कि वो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वालों से मिलेगी, वो इस हुकूमत से बात करेगी कि वो वहाँ पर हमको न्याय दिलाए। तो क्योंकि पश्चिम बांग्लादेश से भारत में आने के लिए एक सीमा वही पश्चिम बंगाल की है, तो रोहिंग्यास की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसी जगह में वो 3-4 लड़कियां हिंदू आ जाती हैं। फिर रोहिंग्यास के कैसे चक्कर में फंस जाती है, लव जिहाद के चक्कर में फंस जाती है, उन उसके साथ आई हुई लड़कियों को मार दिया जाता है, और यहाँ तक कि जंगल में उसके साथ की एक लड़की को मार के और उसका मीट की बिरयानी, गोश्त की बिरयानी तक बना के रोहिंग्यास ने खाई है। ये सच्ची कहानी है। तो वो ऐसी चीज़ों को हमने एक्सपोज किया है। उसके बाद उस लड़की का संघर्ष है, और उसके ज़रिए हमने वहाँ पर जैसे शाहजहाँ शेख का आपने मामला सुना, तो शाहजहाँ शेख को हम लोग पहले ही सर्च कर चुके थे। शाहजहाँ शेख का भी एक किरदार है। जब आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो दिख रहा है वो बहुत कम दिख रहा है, आप देख ही कहाँ पा रही हैं।
असलियत तो वहाँ की ये है कि जो एक डॉक्टर की अभी घटना हुई अस्पताल में, ये एक्सपोज हो गई, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज उसमें आ गई हैं और वहाँ की लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए। लेकिन वो पश्चिम बंगाल के कस्बे जहाँ न थाने पे सुनी जाती है और न कस्बे में सुनी जाती है, एक तरफा हुकूमत चलती है, वहाँ की तो घटनाएं किसी को मालूम ही नहीं है। वहाँ रोज़ बलात्कार होते हैं, रोज़ हत्याएं होती है, हिंदू भागने को मजबूर है पश्चिम बंगाल से। ऐसे हालात वहाँ बना दिए गए हैं। कोई भी अपने परिवार 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता भूखा ज़रूर रह सकता है, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा चिंतित होता है। तो इस वक्त इसी वजह से बांग्लादेश से हिंदू भाग रहा है, बचे ही कितना है वहाँ, वो भी भाग रहा है। रही बात पश्चिम बंगाल की, वो तो अपने देश का एक हिस्सा है। हमारे देश के उस सूबे में जहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है, बहुसंख्यक होने के बाद वो भाग रहा है, तो उसकी वजह ये है कि हुकूमत का सपोर्ट है उन कट्टरपंथियों को, उन रोहिंग्यास को जो वहाँ पर शेल्टर दे रहे हैं। और अफसोस की बात है कि ममता बनर्जी खुद एक महिला है। महिला होने के बावजूद जो वहाँ पर उनके ही प्रदेश में उनके टीएमसी के गुंडे ही लड़कियों के साथ में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो अफसोसनाक बात है। और सबसे अफसोसनाक बात ये कि एक महिला का सपोर्ट हासिल है और महिला ही उन गुंडों को प्रोटेक्ट कर रही है जो रेपिस्ट है। तो ये सबसे बड़ा वो हम ये कहें कि एक नाजुक पहलू है पश्चिम बंगाल का, जिसको हम दिखाने जा रहे हैं। फिर नॉर्मली कोई निर्माता जब कहानी चुनता है तो वो पैसा कितना आएगा, मतलब इजी है ना, कोई टॉर्चर तो नहीं होगा ना, समाज कुछ बोलेगा नहीं ना, पॉलिटिकल पार्टी दंगा नहीं करेंगी ना, सेंसर में क्लियर हो जाएगी ना, ये सब सोचता। आपने शायद कुछ सोचा ही नहीं इस बारे में। हम सच्चाई के रास्ते पे, तो हमें सोचने की ज़रूरत क्या है। हम तो साफ बात कहते हैं, जो सेकुलर हिंदू है वो सनातन धर्म पर एक तरह से कोड़ जैसा बना जा रहा है। उनकी वजह से ही जो विदेशी आतंकी जहनियत के लोग घुसपैठ हमारे देश में कर रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है कि वो हिंदुओं पर जुल्म ज़्यादती करें। क्योंकि सेकुलरिज्म दो चीज़, या तो आदमी ये समझता है कि भाई जैसे हम वैसे वो, लेकिन अगर सामने इंसान ना हो के दरिंदा हो और उसको आप इंसान समझ के उसके साथ रहम करो, वो तो कभी ना कभी आपको नुकसान पहुंचा ही देगा। और या फिर आप कमज़ोर हैं, आप उन सख्तियों को जो दूसरे के साथ में हो रहे हैं, वो जुल्म जो किसी और के साथ हो रहे हैं, आप उस पर आवाज़ नहीं उठा सकते। इसलिए आप कहते हो साहब हम तो सेकुलर हैं, लेकिन यही चीज़ कभी ना कभी आपके साथ भी हो सकती है। ये आपको बात समझनी चाहिए। तो रही बात जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स जो फिल्में इस तरह की बनाते हैं, तो देखिए उनका मकसद होता है कि क्योंकि फिल्मी प्लेटफॉर्म एक ज़ाहिर सी बात है कि एक एंटरटेनमेंट का ही पार्ट है और लोग इसी वजह से जाते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं जिनमें इंसानियत है, उनको किसी के दर्द में भी शामिल होना चाहिए। और हमारी फिल्म एक दर्द भरी कहानी है। लोग उसको देखने जाएंगे तो हम ये समझते हैं कि उस परिवार, उस प्रदेश में जो हिंदुओं के साथ में हो रहा है, ये समझ में आएगा कि हाँ हमारा देश भी उस पीड़ितों के साथ में है। तो मेरा मकसद ये है कि हम जो हमारी फिल्म बनाने का मकसद था कि हम जो दास्तान छुपा दी गई है, जिनको कब्रों में महफूज कर दिया गया है, उन कब्रों के पत्थरों को हटाया जाए और उन दास्तान को सामने लाया जाए जो इंसानियत से बहुत परे हैं, जिनके साथ में वो जुल्म किया गया है कि शायद जानवरों के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता। सेंसर फिल्म सेंसर हो चुकी है, अगर हो ही रहेगी तो कितने कट्स या क्या कुछ अभी फिलहाल क्या स्टेटस है? फिल्म एक बार तो रिजेक्ट कर दी थी उन्हीं ने, लेकिन उसके बाद हमने सारे फिल्म के वो फैक्ट्स दिखाए। क्योंकि हम जब ये स्टोरी कर रहे थे तो हमने पश्चिम बंगाल में ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स में जो केसेस हुए उन सारी डिटेल्स ली। मरे 200 लोग थे और FIR 2 लोगों की थी। तो इस तरह के फैक्ट्स मेरे पास मौजूद थे, तो हमने वो फिर सेंसर बोर्ड में दिखाए। फिर एक रिव्यू कमेटी उस पर बैठी, हमने उनको सारे फैक्ट्स दिखाए कि हम
सच्चाई दिखा रहे हैं, तो उनको मजबूर होना पड़ा हमें सेंसर सर्टिफिकेट देने के लिए, क्योंकि सच्चाई देखने के बाद आप कैसे हमारी फिल्म को रोक सकते हो? क्या मतलब सिर्फ तवाइफों के कोठे ही के सेंसर सर्टिफिकेट दोगे? जो तवाइफों के कोठे पे फिल्में बनती हैं, आप सिर्फ उसी का सेंसर देने के लिए बैठे हो? कम से कम वो सच्चाई जो दुनिया को जानना चाहिए, या वो इश्यूज जिससे हमारे देश को ख़तरा है, वो एक्सपोज होना चाहिए। तो वो भी सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि हम अगर जागरूक कर रहे हैं फिल्मी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो आपको उसमें भी सेंसर देना चाहिए, और दिया उन्होंने। कितने कट्स दिए और क्या कुछ सजेशन थे? कट्स दे ही नहीं पाए। अच्छा, एक ए दिया फिर? ये सर्टिफिकेट दिया तो ठीक है, लेकिन कट्स देने लायक कुछ था ही नहीं, हर एक चीज़ के प्रूफ थे हमारे पास। अच्छा, फिल्म की कहानी वास्तवदर्शी है जैसे आप बता रहे थे, तो इस फिल्म की कहानी को जो पोर्ट्रे करेंगे, जो हमारे दिल तक पहुंचेंगे, ऑडियंस के दिल तक पहुंचेंगे कलाकारों तक, तो उनके चुनाव के बारे में बताएंगे? देखिए, हमारे पास बहुत बड़ा बजट नहीं था, हम किसी बड़े एक्टर को ले नहीं सकते थे, और हम ये समझते हैं कि इस तरह के इश्यूज़ जो बड़े नामचीन एक्टर हैं वो करना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो नाच गा के ही कमाते हैं, वो असलियत क्या दिखाएंगे। तो हमने उन मंझे हुए कलाकारों का सिलेक्शन किया जो असलियत में कलाकार हैं, नाम से नहीं अपनी कला से पहचाने जाते हैं, उनका हमने सिलेक्शन किया। और हम ये समझते हैं कि हमने जो सिलेक्शन किया बहुत अच्छा किया, और हमारी सोच के हिसाब से हमारे जितने भी उसमें किरदार थे उन्होंने अपना अभिनय निभाया। ये तो फिल्मों की बात हुई, अभी आपकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही रंजक है। आप बेसिकली मतलब मुस्लिम थे और अभी आप हिंदुज़म में आ चुके हैं, तो ये आपने कब सोचा? नॉर्मली बहुत रेयर बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, राम मंदिर का जब मामला चल रहा था, मैं पहले सब धर्म और किसी चीज़ में मतलब नहीं रखता था, स्पोर्ट्स से ज़्यादातर ताल्लुक़ था मेरा। लेकिन राम मंदिर में जब हम शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे और हम भी उसमें एक पक्षकार थे, तो उस इश्यूज़ के ऊपर हमको भी हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में देना था। तो हमने फिर फाइल पढ़ी, तो हमने फिर मुसलमानों से बात की कि भाई देखो, इस पर लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उस इश्यूज़ पर क्यों लड़ रहे हैं जिस इशू को बाबर ने एक मस्जिद बना दी है, लेकिन हिंदुओं का क्लेम है कि यहाँ भगवान श्री राम पैदा हुए, तो उनका क्लेम बहुत बड़ा है। तो हमको वहाँ से अलग हट जाना चाहिए, और उनको ज़मीन दे दो और तुम मस्जिद कहीं और बना लो। तो हमको तमाम बातें उन मुस्लिम पक्षकारों ने कही के साथ आरएसएस का एजेंट है, बीजेपी का बोली बोल रहा है, जबकि मैं इंसानियत की बोली बोल रहा था। तो खैर नहीं माने, तो फिर हमको पहली दफ़े महसूस हुआ कि यार हम शायद सच बोल रहे हैं, क्योंकि सच की मुखालफत ज़्यादा होती है। तो फिर हमने अपना अलग स्टैंड लिया, हम मंदिर के पक्ष पे चले गए। तो वहाँ से हमारी उस जहनियत से लड़ाई चली जिसको हमने डिनाई किया, और उसी में हम पैदा हुए थे। तो जब हम उस पर लड़ते रहे, फिर कुरान के ऊपर हम आए के साथ इसमें इन आयतों को हटाया जाए कि जिससे इंसानियत को नुकसान हो रहा है। आपको ये राइट नहीं है कि आप किसी को, कोई मुसलमान नहीं है तो आप उसकी हत्या का फतवा ये कह के दे दें कि ये मुसलमान नहीं है, काफिर है, इसलिए इसकी हत्या किया जाना जायज़ है। तो हमने उसका विरोध किया, तो और जो मुल्ले थे वो हमारे खिलाफ हो गए। फिर हमने मोहम्मद के चरित्र पर एक किताब लिखी, तब तो पूरी दुनिया के मुसलमान खिलाफ हो गए। तो वो खिलाफत चलती रही, और खिलाफत भी चलती रही, मेरा मिशन भी चलता रहा। हमारे पर फतवे आए, सर काट दो, 5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, ज़बान काट दो, हाथ काट दो। वो फतवे आज भी वैलिड हैं, देश से भी आए, विदेश से भी आए। तो हमको गवर्नमेंट ने उसके बाद फिर सुरक्षा दी, और हम ये समझते हैं कि जब तक ज़िंदगी है कोई मार तो सकता नहीं, और ज़िंदा रहते हुए जिस रास्ते पे हम हैं, तो हम ये समझ रहे हैं सही रास्ता है, तो फिर हमें उससे पीछे भी नहीं हटना चाहिए। क्या रिएक्शन रहा आपके अपनों का, आपके जो करीबी है, दोस्त है, फैमिली मेम्बर, जब उनको पता चला आप कन्वर्ट हो रहे थे? मैंने किसी को बताया नहीं, मैं चलती गाड़ी में था, मैंने फैसला लिया और एक मंदिर में गया, कन्वर्जन कर दिया, वो फ़ोन बंद कर दिया। क्योंकि जब हम किसी सही फैसले की तरफ बढ़ते हैं तो ये हम समझते हैं कि मेरा अपना खुद का फैसला होना चाहिए, राय नहीं लेनी चाहिए। राय लेने से आदमी कंफ्यूज होता है।
तो जो भी फैसले हैं सब मेरे हैं, सही हैं तो मेरे हैं, गलत है तब भी सही है वो भी मेरे हैं। तो ये जितेंद्र नाम क्यों चुना, मतलब पूरी दुनिया भर में ये नाम में क्या आपको दिलचस्पी पड़ी? नहीं ये तो वहाँ पर जब हम थे, जब धर्म परिवर्तन हो रहा था, तो वहाँ पे जो साधु संत थे उन्हीं ने मुझको ये नाम दे दिया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं इसमें फिल्मी कहानी ढूंढ रही थी, शायद आपका कोई फिक्सेशन होगा जितेंद्र एक्टर से। ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने तो फिल्में भी बहुत कम देखी, हम इतना वक्त ही नहीं मिलता, और मेरे ख्याल से 20 साल हो गए होंगे कि मैंने कभी कोई फिल्म देखी होगी। होटल में या कहीं ट्रैवल में या हल्का सा कोई पार्ट देखने को मिल जाता है तो फिल्म की स्टोरी का अंदाज़ा लग जाता है। अच्छा, आपको मतलब अभी आप निर्माता हैं और आपकी फिल्म बहुत ही कंट्रोवर्सी में भी छूटी, इसके पहले का आपका क्या बैकग्राउंड था, मतलब क्या करते थे आप? देखिए मेरा जो मैं एक उस परिवार से आता था, जो मेरा जो वंशक हैं वो ईरान से आए थे, और जब अवध में बहु बेगम की हुकूमत थी तो उसमें शाही हकीम थे, वो उस दरबार के जो हकीम होते हैं उसमें वो हेड ऑफ हिकमत थे, और उनको ईरान से स्पेशली बुलाया गया था। वहाँ से मेरा परिवार चलता है। तो बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह सब हम, क्योंकि लखनऊ में हम लोग सब सेटल्ड हो गए थे, और फैज़ाबाद में हुकूमत पहले अवध फैज़ाबाद ही हुआ करता था, तो फिर वहाँ से जब लखनऊ आ गए तो सारी तरबियत और एजुकेशन सब यहीं से मिली। और क्योंकि हमारे वालिद का इंतकाल बहुत जल्दी हो गया था, तो हम घर में सबसे बड़े थे, तो हमारे ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी आई, तो हम विदेश गए, वहाँ भी नौकरियाँ की, मर्चेंट नेवी में भी की। उसके बाद फिर वापस आए, थोड़ा पॉलिटिक्स से सपोर्ट लिया, तो हम 2 बार काउंसलर भी रहे, और एक बार तो लोगों से हाथ जोड़ कर जीते हैं, लेकिन दोबारा वोट देने में फिर उनको हमारी सहमति की ज़रूरत नहीं पड़ी। उत्तर प्रदेश में हम रिकॉर्डेड वोटों से उत्तर प्रदेश में आज भी मेरी जीत मौजूद है, इसको कोई तोड़ नहीं पाया। तो हम काम पर फेथ करते हैं, जिस फील्ड में होते हैं हम चाहते हैं हम इस फील्ड में अच्छा काम करें, और जब आदमी काम करता है तो फिर उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और आप वक्फ बोर्ड के भी मेंबर रहे, और अभी जो चल रहा है बोर्ड के बारे में आपकी क्या निजी राय है इस बारे में? मैं वक्फ बोर्ड का 4 बार अध्यक्ष रहा हूँ अच्छा। पिछले 12 सालों में। वही कहता हूँ ना, जो कुर्सी में एक दफ़े पकड़ लेता हूँ छोड़ता नहीं हूँ, चिपक जाता हूँ उस पर। 4 बार अध्यक्ष रहा, और उस दौरान हमने वक्फ में बहुत सुधार भी किए, और वहाँ भी लोग हमारे पीछे पड़े रहते थे, साहब मुल्ला सब हमारे खिलाफ, क्योंकि हम किसी की मोनोपोली नहीं चलने देते थे। तो इतने घोटाले तो हमने भाई जांच करा लो घोटाले। तो मेरी CBCID जांचें हुई, मेरी CBI की जांच हुई, मैंने वो भी फेस किया, लेकिन कहीं पर मेरे माध्यम से कोई एक भ्रष्टाचार का कोई सबूत किसी को नहीं मिला। तो वो सारी दिक्कतों के सामने तो बहरहाल जब जांच होती करनी ही पड़ती, तो हमने किया। जब हमने किया ही नहीं तो डर किस बात का, जो भी है सही है, एक पूरा कागज़ है, आप जो भी है उसमें जो लिखा है वो आप देख सकते हैं। नहीं, मैं आपकी नहीं पूछ रही, इन जनरल जो सोच रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उस बारे में आप क्या सोचते हैं? वक्फ बोर्ड को लेकर जो अमेंडमेंट अब हो रहे हैं, हम ये समझते हैं सही अमेंडमेंट है। इसलिए सही है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बहुत गलत तरीके से वक्फ प्रॉपर्टियों को इंदराज किया गया है। आधार ही नहीं है, वक्फ कह दिया तो वक्फ हो गया। तो बहुत सी ऐसी जायदादें जो कि वक्फ की नहीं भी हैं, तो आधी तो ज़्यादातर वही जायदादें जो धोखे से वक्फ कराई गई हैं, फर्जी तरीके से वक्फ कराई गई हैं। जब हम भी चेयरमैन थे तो एक वक्फ डीट आती थी, हमारी जिम्मेदारी थी कि उस वक्फ डीट, अब एक पुरानी चली आ रही है 1800 कुछ की, तो अब उसकी क्या जाँच होगी? वक्फ डीट है, हमें एक्सेप्ट करनी है, हमको दर्ज करना है। तो अब कम से कम वक्फ संपत्ति का सत्यापन करने की बात दर्ज करने से पहले बहुत से अच्छी पहलू हैं उसमें, और ये अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी था जो इस वक्त हो रहा है। तो जब वही चीज़ है, जब कोई सही चीज़ होती है विरोध होता है। बहुत मुश्किल बात यह है कि हिंदुस्तान में
वो लोग जो वोटों की राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने वोटों के चक्कर में देश को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो आज विपक्ष वही कर रहा है। सही कहा आपने। आपका ये जो सच्चाई के प्रति जो लगाव है, जो आपकी आंखों में दिखता है, आपके चेहरे से मतलब ओज हो रहा है इससे, ये इसकी एनर्जी आप कहाँ से पाते हैं? बस जल्दी सोता नहीं, ज़्यादा देर तक जागता हूँ, इसलिए एनर्जी ज़्यादा होती है। तभी एनर्जी आती है। कम सोता हूँ, सोचता ज़्यादा हूँ, काम पर बिलीव करता हूँ, तो एनर्जी रहती है। तो ये एनर्जी का जो आपका एक मानना है, मतलब भगवान से आती है कि अल्लाह से आती है? कोई ना कोई शक्ति तो होगी। बिल्कुल। तो ऐसी बात है कि अगर हम सही रास्ते पे हैं, दुनिया में लोग, इंसान मदद करे न करे, कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो सच्चे मार्ग पर चलने वालों की कहीं ना कहीं मदद तो करती है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। आखिरी में जानना चाहिए कि मतलब फिल्म बहुत ही वास्तवदर्शी है, आप लीडर हो, तो इसका जो एक जुगाड़, आप मतलब लीडरता आपकी और फिल्म की वास्तविकता, तो ये जो फिल्म के लिए अभी आपको जो एक प्रोटेक्शन मिला है, तो कितना सेफ पाते हैं, या फिर भी आपको डर लगा है दिल में? नहीं, डर का कोई मतलब ही नहीं होता। मैं हेलीकॉप्टर से गिर गया, हाइट से तो नहीं मरा, तो जब तक लिखी नहीं है तब तक तो मर नहीं सकता। दूसरी चीज़ ये कि भारत की कट्टरपंथी संगठनें, विदेशी आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे ऊपर 5 करोड़ तक का सर काटने पर इनाम रख चुकी है, तो उससे हम डर नहीं लगता। हमको गवर्नमेंट की तरफ से 2016 से सुरक्षा वाइट ग्लव्स दी हुई है, तो ठीक है। एक ये तो है कि हाँ, मतलब सुरक्षा दी गई है, लेकिन सुरक्षित तो कोई इंसान नहीं है, और जब आनी है तब आनी है, और मौत की तकलीफ तो शायद कुछ सेकंडों की होती है, वो सबको उठानी है। तो सही रास्ते पे अगर आप हैं और मौत के डर से रास्ता छोड़ दें, तो मैं समझते हैं आप अपनी ज़िंदगी के साथ में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आपकी बेबाकी जो है, मतलब तारीफ के काबिल, उसमें कोई दो राय नहीं। और अल्लाह और भगवान जो है आपको और शक्ति दे, आपको और पॉजिटिव एनर्जी दे कि आप समाज के जो कोई एक रियलिस्टिक स्टोरीज़ है जो कहीं दबी पड़ी है, किसी की आवाज़ दबी पड़ी है, उसको उजागर करते रहे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आज हमने बात की जितेंद्र जी से, और उन्होंने जिस बेबाकी से अपना एक खुद की सोच और फिल्म की सोच जो उन्होंने अपने आपके सामने रखी है, आपको क्या लगता है, सही है फिल्म या सही है जितेंद्र जी? नीचे कमेंट्स बताते रहिए।